Assalamualaikum friend, I'm Ms. Fahmida Kamal and today we are having our lecture number 7. How are you students? I hope that you are all doing well and I think that you have started study as well. Dear student, as you know that summer is getting हीट जो है वो अब बढ़ती चली जा रही है. समर का भी जो है वो एक इम्पैक्ट जो हम सोचते हैं गर्मियों का वो स्टार्ट हो चुका है और मैं अल्लाह ताला मेरे तमाम स्टूडेंट्स को इस वबा से और इस गर्मी से बचाए. आप लोग अपने घरों पर रहें, सेफ़ रहें और अपनी स्टडीज़ के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा ना अपने आप को इन टच कर लें. जी स्टूडेंट्स, बिफोर वी आर मूविंग टू आवर लेक्चर नंबर 7, आई वांट टू गिव यू अ क्विक रिकैप ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर. दैट इज़ वी हैव रेड द पोएम दैट इज़ नो. ठीक, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट, अगर हम ये टेक्स्ट बुक के हवाले से देखें, दिस वन इज़ योर लेसन नंबर 3. आपका लेसन नंबर 3 है और दिस इज़ योर पोइम का जो टॉपिक है दैट इज़ नो. मैंने उस दिन जब रीडिंग करी थी टेक्स्ट की तो स्टूडेंट्स मैंने ये बात आपको साथ साथ ये भी बताती चली गई थी कि नो इंडिकेट्स नथिंग. ठीक है, और हर स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आई लीव वन क्वेश्चन फॉर यू कि दैट वाई देयर इज़ नथिंग, मतलब क्यों नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है. नो सन, नो मून, नो मॉर्न, नो नून एंड द थिंग्स आर टोटली. जितनी भी लाइन हमारे पोइट थॉमस हुड, ये हमारे पोइट का नाम है, इसने जितनी भी मतलब लाइन्स लिखी हैं उसमें हर चीज़ से पहले उसने वर्ड नो का इस्तेमाल किया है. That day I just read the text and I just explained the literal meaning of the text. Right now we are going to study the deepest meaning of this poem. अब meaning क्या थे कि हमारा poet start यहाँ से करता है no sun no moon, no morn no noon, no dawn no dusk, no proper time of day. कि ना तो सुबह का पता चल रहा है, ना ही चाँद का शाम का पता चलता है, दोपहर का, ना ही चाँद निकलने का पता चलता है, ना ही सूरज के निकलने का. दिन का कोई भी टाइम जो है वो हमें प्रॉपर टाइम जो है वो मालूम नहीं हो रहा. द रीज़न इज़ सारी बातों को नो स्काई, नो अर्थली व्यू, नो डिस्टेंस लुकिंग ब्लू, नो रोड, नो स्ट्रीट्स, नॉट अदर साइड द वे, नो एंड ऑफ एनी रो, नो इंडिकेशन वेयर द क्रिसेंट गो. तो मतलब यहाँ तक जो हमने पढ़ा हर चीज़ को वो कहता है कि ना ही तलुए आफ्ताब का पता है, ना ही गरूब आफ्ताब का पता चलता है, ना ही आसमान नज़र आता है, ना ज़मीन का कोई हमें सतही मंज़र नज़र आ रहा है. रीज़न क्या है कि वो हर बात में नो कहे चला जा रहा है और एंड पे जब वो सारा ये पढ़ता चला जाता है और लिखता चला जाता है, एंड पे वो जाकर कहता है नो फ्रूट्स, नो फ्लावर्स, नो लीव्स, नो बर्ड्स, November. So this poem, no, the word no indicates the month of November. I highlighted this month with my blue board marker क्योंकि अगर आप देखें November start with no से start हुआ. तो जो नवंबर है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में, हमारे तो यहाँ शायद इतनी हम लोगों को, लेकिन ये एक कंपैरेटिवली एक ठंडा महीना शुरू हो जाता है, हम इसमें थोड़ी सर्दी महसूस होने लग जाती है. लेकिन कंपैरेटिवली एशिया के कंपैरिजन में देखें तो यूरोपियन कंट्रीज़ में नवंबर इज़ अ मोर चिली एंड द कोल्डर मंथ कंपैरेटिवली, जो हम अपने एशिया के अगर मंथ से कंपेयर करें. तो यहाँ पर अब क्या हो गया है कि सर्दी की लहर बढ़ जाने की वजह से वहाँ पर स्नोफॉल भी स्टार्ट हो जाती है और उसकी वजह से घरों से निकलने की और वो जो एक लोगों से मिलने की एक रिवायत होती है, लोग कम हो जाते हैं. आप भी अगर देखें, हम भी जब हमारे यहाँ सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है तो वी यूज़ टू स्टे एट होम, हम कोशिश करते हैं घरों पे रहने, बाहर नहीं निकलना, ठंड लग जाएगी. एंड वी यूज़ टू वियर लॉट ऑफ स्टफ ओवर आवर बॉडीज़, हम बहुत सारे कैप्स पहन लेते हैं. इवन लोग तो वो ऐसे मफलर भी पहनते हैं जिनसे वो अपने फेस को हाइड कर देते हैं. तो इसी तरह से यहाँ पर जब हमारा पोइट हमारे सेकंड वाले पैराग्राफ में स्टार्ट होता है, नो रिकग्निशन ऑफ फेमिलियर पीपल, नो कर्टसीज फॉर शोइंग देम, यानी फेमिलियर पीपल यानी जिन लोगों को हम जानते भी होते हैं तो उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम पहचान ही नहीं सकते कि ये कौन है. क्यों? क्योंकि दे हैव कवर्ड देयर देमसेल्व्स, वो इतनी अच्छे से उन्होंने अपने आप को कवर किया होता है कि उनको पहचानना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. देन फिर उसके बाद वो कहते हैं नो ट्रैवलिंग एट ऑल, नो लोकोमोशन, नो इंक्लिंग द वे, नो नोशन. कि ना तो ट्रैवलिंग मीन्स यहाँ पर कि ना तो हम कहीं जाने की, क्यों
वहाँ पर ज़्यादा सर्दी की वजह से जो समुद्री रास्ते होते हैं वो भी फ्रोज़न हो जाते हैं, ठंडे मुंजमद हो जाते हैं, तो इसलिए बहरी सफ़र भी नहीं होता और ना ही ज़मीनी सफ़र की तरफ लोग इतना तवज्जो देते हैं। देन नो इंक्लिंग ऑफ द वे मतलब बर्फ़ के गिरने की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं और कोई इशारा, कोई हिंट, एक वेग आइडिया, आई हैव राइट डाउन हियर द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंक्लिंग इज़ अ वेग आइडिया और अ हिंट, तो कोई इशारा भी नहीं मिलता कि रास्ता किस तरफ जा रहा है। तो इस वजह से नो गो बाय लैंड और ओशन, नो मेल नो पोस्ट, ना ही कोई मेल आती है ना ही कोई डाक जाती है, इसी वजह से क्योंकि सर्दियों का मौसम है एंड they had stayed at their home. And then no news from any foreign coast, no park, no ring, no afternoon gentility, no company, no nobility. कि मतलब वो जो दोस्तों की सोबत है, लोग gentility means here कि वो जो एक courteous manner में, एक well mannered society में लोग मिलते हैं आपस में, वो जो शाइस्तगी के साथ लोगों का मिलना जुलना है वो ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग they used to stay at home. हम भी, अगर मैं हम अपने इस एशियन कंट्री ममालिक की बात करें तो सर्दियों में हम कम ही निकलते हैं। ऐसा है कि हम भी ये चाहते हैं कि नहीं बाहर नहीं निकलना, सर्दी लग जाएगी, बुखार हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट करती हैं फिज़िकली हेल्थ में। और यही बात आगे वो अपनी लास्ट 4 लाइन्स में वो यही बात कहता है, नो वार्मथ, नो चेयरफुलनेस, नो हेल्थफुल ईज़, यानी कि ना तो ये फिज़िकली हमें कंफर्टेबल रहता है कि बाहर निकलें, ना ही हमारे जज्बों में, हमारे फीलिंग्स में वो गर्म जोशी होती है, ना ही वो एक जिसे कहते हैं ना एक जज्बों में हरारत, वो भी नहीं रहती, क्योंकि हम सर्दी की वजह से इतना कंपोज हो जाते हैं कि हाथ भी मिलाने से पहले हम कहते हैं नहीं ठंडे हाथ हैं, हाथ नहीं मिलाना। तो सिमिलर केस हैपन्स हियर, नो कंफर्टेबल फील इन एनी मेंबर, नो शेड, नो शाइन, नो बटरफ्लाइज, नो बीज। तो यानी वो कहते हैं न सिर्फ इंसान बल्कि दूसरे लिविंग क्रीचर भी आपको नज़र नहीं आते। सर्दी की वजह से ये सारे जो लिविंग क्रीचर्स हैं ये भी आपको नज़र नहीं आएंगे नवंबर के मंथ में। नो फ्रूट्स, नो फ्लावर्स, नो लीव्स, नो बर्ड्स। स्टूडेंट्स, एक और चीज़, विंटर में हम देखते हैं कंपैरेटिवली जो ट्रीज़ होते हैं उनके लीव्स शेड होना शुरू हो जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, वो एक ख़ज़ां का मौसम जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब हमें यहाँ पर हमारा पोइट जो है वो बहुत इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहा है कि जब आ जाता है सर्दी का मौसम तो कोई भी चीज़ हमें नज़र नहीं आती, बिकॉज दिस इज़ द मंथ ऑफ नवंबर का महीना शुरू होने की वजह से वहाँ पर अब कोई भी चीज़ नहीं नज़र आ रही। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टेक्स्ट एंड इट्स क्रिटिकल मीनिंग। नाउ कम टू द आर्ट पोइट्स नेम, दैट इज़ द थॉमस हुड। थॉमस हुड, बेटा मैंने आपको बताया था कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पोइट का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पेपर में इस पोएम की समरी, फॉर एग्जांपल आपको पेपर में नो पोएम की समरी लिखने के लिए आ जाती है, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द पोइट एज वेल। आपकी बल्कि इफ़ यू नोटिस इन योर नोट्स पेज नंबर 7 है आपके इंग्लिश नोट्स में, तो हमारी फर्स्ट लाइन जो होती है ना वही ये होती है, दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय, तो पोइट का नाम होता है। तो हेयर दिस पोएम नो इज़ रिटन बाय थॉमस हुड, ये पोइट का नाम है। हिज टाइम इरा इज 1799 to 1845। कम टू पेज नंबर 15 इन योर टेक्स्ट बुक। अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 15 पर देखें, अबाउट द पोइट यहाँ पर लिखा हुआ है। You can read it by your own self, but I will read it for you. Thomas Hood, 1799 to 1845, was the son of a London bookseller. लंदन बुक सेलर का ये बेटा था। एट अ यंग एज ही बिकेम अप्रेंटिस टू एन एनग्रेवर। अप्रेंटिस कहते हैं बेटा जी जो किसी हाथ की महारत या जो एक फ़न होता है उसको सीखने वाला शागिर्द। मतलब एक तो होता है स्टूडेंट जो तालीम सीखता है, एक जो चीज़ बाय हैंड जो हम कहते हैं ना हाथ की जिसमें महारत आए उसको सीखने वाले को अप्रेंटिस यानी कारीगर कहते हैं। ऑफ एन एनग्रेवर, एनग्रेवर जो ऐसे खुदाई करके लकड़ी पे काम करते हैं ना उनको कहा जाता है। बट व्हेन ही बिकेम क्वाइट इल ही लेफ्ट दैट जॉब एंड टर्न टू राइटिंग। और वो उसकी वजह से, क्योंकि वो उसकी स्निफिंग की वजह से वो बीमार हो गया और उसने फिर ये काम छोड़कर वो लिखने की तरफ आ गया। इन 1815 ही बिकेम अ जर्नलिस्ट एंड वर्क इन डंडी, स्कॉटलैंड। तो उसने एक जर्नलिस्ट के तौर पे काम करना शुरू किया। लेटर ही बिकेम द सब एडिटर ऑफ द लंडन मैगजीन। ये उसके लाइफ वर्क में अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता चलेगा ये दिस इज़ द मोस्ट रिमार्केबल वर्क दैट ही
हैज़ बीन वर्किंग एज अ सब एडिटर इन लंडन मैगजीन के लिए इसने बहुत सारा काम किया था. ही वॉज नॉन इन हिज लाइफ टाइम फॉर हिज कॉमिक वर्सेस. कॉमिक वर्सेस, व्हाट आर द कॉमिक वर्सेस एक्चुअली? कॉमिक वर्सेस किसको कहते हैं? कॉमिक, अगर वर्ड को ही आप देखो तो इट मीन्स कि समथिंग बिलोंग्स टू फन, मतलब कुछ ह्यूमरस, कुछ मज़ा से रिलेटेड. तो उसके ज़्यादातर जो उसकी पोइट्री है, जो उसके वर्सेस मीन्स अशार हैं, वो ज़्यादातर किससे रिलेटेड है? मज़ा से. यानी उसने लाइट मैनर में लिखा है फॉर सेक ऑफ पीपल इन्जॉयमेंट. तो ज़्यादातर उसके लिखने का पर्पज़ ये था. बट इट इज़ हिज मोस्ट सीरियस पोइट्री दैट इज़ रिमेंबर टुडे. यानी आज जो हमने नो पोइम पढ़ी है, इट इज़ वन ऑफ हिज सीरियस पोइम, कि ये उसका काम करने का अंदाज़, जो एक्चुअली भी उसका एक अंदाज़ था कॉमिक वर्सेस लिखने का, कंपैरिजन में ये उसके काम के कॉन्ट्राडिक्टरी ये उसका काम है कि ये उसकी आदत के मुख्तलिफ है, बरअक्स है जी. तो थॉमस हुड के बारे में आपको पता चला है. नाउ कम टू द मेन पॉइंट्स ऑफ द पोइम. अब इसको हम जल्दी से रैप अप करते हैं जो हमने टेक्स्ट को पढ़ा है. नो, दिस वर्ड इंडिकेट्स द मंथ ऑफ नवंबर. नवंबर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी हाईलाइट करके बताया कि नो, NO, नो से देन VEMBER, नवंबर. तो नवंबर के नो को उसने काफ़ी इफ़ेक्टिवली और बहुत ही ह्यूमरस वे में मतलब इसको यूज़ किया है. रादर आर बुक इज़ शोइंग दैट दिस इज़ हिज मोस्ट सीरियस वर्क. लेकिन हमें इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आया क्योंकि हर चीज़ से पहले नो, मतलब अगर आप एक्चुअल ऑब्ज़र्व करो, आपकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो हकीकत में नहीं नज़र आते. ठीक है, सर्दियों में हमें टाइम का पता नहीं चलता, इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है. देन विंटर सीजन से बिलोंग करता है, तो इसलिए ये नवंबर का मंथ. देन नो मून, नो सनलाइट, कि ना तो चांद नज़र आता है ना ही सूरज की रोशनी का पता चलता है. नो पीपल इन द पार्क्स, के पार्क्स में लोग भी नज़र नहीं आ रहे. स्ट्रीट्स आर एम्प्टी. नो मेल, नो बर्ड्स, नो लिविंग क्रीचर एज आई हैव टोल्ड यू. देन ही यूजेस द गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इफेक्टिव तरीके से उसने इस पोइम में यूज़ किया है. ओके जी, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टेक्स्ट. नाउ मूव ऑन टू आवर English notes, that is unique English notes for class 7. Come to page number 6. Students, if you have your English notes with you, open it right now. आप अपने हमारे इस लेक्चर के साथ ही खोल लिया करें, क्योंकि जब हम आपके लिए मैं पढ़ूंगी तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा. एक एक MCQs को स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लिए एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी और आप इसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपकी डेवलप होती चली जाएगी. ओके जी, द स्टेटमेंट इज़ चूज़ द करेक्ट आंसर. यानी 4 ऑप्शंस आर हियर. आपको मालूम है ऑलरेडी आपकी बुक में राइट ऑप्शन जो है वो बोल्ड हो चुका हुआ है, तो बोल्ड को ऑलरेडी आपको याद करने में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. द फर्स्ट MCQs इज द पोइट ऑफ द पोइम नो इज. इस पोइम यानी नो का पोइट कौन है? तो आई हैव रिटन हिज नेम एज वेल हियर, थॉमस हुड. वैसे 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर. एनसवेल, ऑप्शन B है थॉमस हुड, ऑप्शन C इज़ नीना बेवर्ड एंड ऑप्शन D इज़ वर्ड्सवर्थ. तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑलरेडी बोल्ड फॉर्म में है और आपको याद भी ये करना है. द पोइट नेम इज़ थॉमस हुड. कम टू द सेकेंड MCQs. द वर्ड नो इंडिकेट्स द मंथ ऑफ. द वर्ड नो इंडिकेट्स द मंथ ऑफ नवंबर. अगर आप देखें 4 ऑप्शंस हैं. दिसंबर स्टार्ट्स विद DE, November starts with NO, no. But the January is start with J and the September is started with the S and E. So our word in no indicates the month of November. Okay, come to the MCQs number 3. Roads refer to. Roads किस चीज़ को रेफ़र कर रही है? इस पोएम में रोड्स रेफ़र कर रही हैं. ऑप्शंस 4 हैं. A people, B house, C street, D fruit. द राइट ऑप्शन इज स्ट्रीट, क्योंकि रोड एंड स्ट्रीट्स कंपैरेटिवली अगर देखा जाए दोनों के मीनिंग सेम ही होते हैं, तो ये यहाँ पे इसको रेफर कर रही है. नंबर 4, लिविंग क्रीचर इन द पोएम इज. आई हैव रिटन ऑल ओवर माई बोर्ड एज वेल. नो बर्ड्स, नो लिविंग क्रीचर, यानी नो बटरफ्लाई, नो बीज, नो बर्ड्स, नो फ्लावर, नो फ्रूट्स. तो फिर यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं. डिस्टेंस, B dusk, C crescent, D butterfly. So living creature in the poem is butterfly. Come to MCQs number 5. Gentility refers to, it means कि gentility
किस चीज़ को रेफ़र करिए, यानी क्या मतलब है इसका। 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है टू मीट पीपल पोलाइटली, यानी शाइस्तगी से लोगों से मिलना, अच्छे तरीके से लोगों से मिलना। जेंटैलिटी का मतलब भी एक्चुअली यही है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। वैसे मैं बाकी के 3 भी पढ़ देती हूँ। बी ऑप्शन है टू मीट पीपल हार्शली, यानी बदतमीज़ी से, रूड होकर लोगों से मिलना। नो। टू बिहेव विद पीपल रूडली, यानी बुरे तरीके से लोगों से मिलना, रूड होकर मिलना, मतलब अकड़ के इस तरह से। टू मीट पीपल एरोगेंटली, मगरूर होकर लोगों से मिलना। तो राइट ऑप्शन इज जेंटैलिटी का जो रेफर्स टू मीट पीपल पोलाइटली, कि आप जो लोगों से अच्छे तरीके से मिलते हैं। कम टू MCQs नंबर 6, व्हाट डज ह्यूमर मीन्स, ह्यूमर का क्या मतलब है। कॉमिक, यस कॉमिक। इसका ह्यूमर का मतलब ही मज़ा, कॉमिक का मतलब ही वो जिससे आप हंसे, मज़ाहिया, इसी तरह से। सो 4 ऑप्शन हैं, कॉमिक, सैड, पोलाइट, हार्श। सो राइट ऑप्शन इज कॉमिक। कम टू MCQs नंबर 7, द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट इज़, यानी ज़मीन का कुदरती जो सैटेलाइट है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन है, स्टार, मून, सन, स्काई। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सोचोगे शायद ये हमारा साइंस का कोई MCQs है जो यहाँ पर दे दिया गया है। नो, ऐसा नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन समथिंग मोर अबाउट योर टेक्स्ट बुक। कुछ कभी कभी हमारे दिमाग में ये बात भी आ जाती है, मैनी ऑफ यू हैव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड दैट हमें ये बुक वर्क नहीं करवाया जाता। लाइक ये एक्सरसाइजेज जो हमें दिए गए हैं, मतलब ए एक्सरसाइज है अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पोएम, बी है वर्किंग विद वर्ड्स, सी है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। तो ये तो हमें करवाई नहीं जाती। स्टूडेंट्स, आई वांट टू मेक इट क्लियर टू यू कि आपका ये जो बुक वर्क है ये थॉरली डिज़ाइन आपके MCQs में किया गया है, यानी ये जो MCQs आपके बनाए गए हैं वो आपके इसी बुक वर्क से बिलोंग करते हैं। चलिए, ये जो मैंने अभी MCQs नंबर 7 आपके लिए रीड किया है, यहाँ से मैं चंद एक एग्जाम्पल्स और आपके लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ पर अगर आप अपने टेक्स्ट बुक पे देखें, पेज नंबर 16 है। पेज नंबर 16 पे बी एक्सरसाइज है वर्किंग विद वर्ड्स में। फाइंड वर्ड्स इन द पोएम विच मे बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग वे, कि पोएम में उन वर्ड्स को तलाश कीजिए जो इस तरह से, यानी उनको डिस्क्राइब करके उनके मीनिंग यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला बताया है द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी अगर आप बुक पे ही नोटिफाई करो तो यहाँ पर वो कहते हैं कि सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो कौन सा स्टार है, सन। यस, सन जो है वो सोलर सिस्टम का सेंटर स्टार है, यानी उसके सेंटर में है। ठीक है, सेंटर स्टार ऑफ द which star is in the center of our solar system, तो वो कौन सा हमारा है, सन। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने मून को आपको डिस्क्राइब करके बता दिया है कि द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट है, कि यानी ज़मीन का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सा है, तो मून जो है वो ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट है। इसी तरह से और भी हैं, एक यहाँ पर ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तो लास्ट वन आई रीड इट फॉर यू, दैट हीट, अफेक्शन, फ्रेंडलीनेस, यानी इधर यहाँ पर उसने आपको बताया है कि वो गर्म जोशी, वो प्यार मोहब्बत और वो जो एक फ्रेंडलीनेस है वो किस वर्ड को एक्सप्लेन कर रही है इस पोएम के, चीयरफुलनेस। ठीक है, इसी तरह एन इंसेक्ट ऑफ द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, ये बड़ा मज़े का वर्ड है एंड आई विश दैट यू ऑल्सो रीड इट। ओके, ये है एन इंसेक्ट ऑफ द ऑर्डर यानी एक ऐसा इंसेक्ट जो किसके ऑर्डर से है, लेपिडोप्टेरा। ये एक उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस वर्ड को आपके पोएम में जो डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं ये मीनिंग किस को रिलेट करता है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किस वर्ड को। लेपिडोप्टेरा एक्चुअली में ये काइंड्स होती हैं उन इंसेक्ट्स की जिसमें मॉथ्स और ये बटरफ्लाइज ये इसके अंदर आती हैं, इसकी कैटेगरी में। तो लेपिडोप्टेरा एक्चुअली एक्सप्लेनिंग द वर्ड बटरफ्लाई। ठीक है,
तो ये आपके बटरफ्लाई को एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको इसलिए ज़्यादा क्लियर किया है कि आपको ये भी पता चल जाए कि आपका बुक वर्क जो है वो आपके MCQs में डिज़ाइन किया गया है। Okay जी, after reading MCQs number 7, the Earth's only natural satellite is Moon, come to MCQs number 8, that is singular pronoun is. Students, you have pretty good knowledge about the pronoun. Pronoun क्या होते हैं? What are the pronouns? Pronoun, the word which is used instead of a noun, जो एक noun या एक मतलब उसकी जगह पर इस्तेमाल किया जाए। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। हम यूजुअली ये एक डेफिनेशन है जो हम पढ़ते भी हैं, याद भी करते हैं और बड़ा हमारे मतलब एक कहते हैं ना कि शामिल हो चुकी हुई हैं हमारी सारी डेफिनेशंस हमारे साथ साथ, तो हमारी लैंग्वेज में ये भी डेफिनेशन ऐड हो गई हुई है। तो वर्ड अब प्रोनाउन एक्चुअली इट शोज़ 3 केसेस, इसके 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, then objective pronouns, and then possessive pronoun. But here in your book, if you can see on your page number 16, C, learning about language, C exercise है। यहाँ पर pronouns के बारे में उन्होंने बड़ा वेल डिफाइंड यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है और देन उसके बाद उन्होंने कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको 2 एक्सरसाइजेज दी हैं कि जिन्हें आपने सॉल्व करना है और बताना है कि आपका जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट है या फिर वो ऑब्जेक्ट है, और अगर है तो वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब सिंगुलर प्रोनाउन क्या होते हैं, यानी जो एक को जाहिर करता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर इफ़ आई राइट डाउन हियर फॉर यू दैट हाउ यू एक्सप्लेन द प्रोनाउन, तो प्रोनाउन को यहाँ पर ठीक, एक तो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, दूसरे सब्जेक्ट प्रोनाउन। उसके बाद आपने बताना है क्या वो सिंगुलर कौन से हैं उनमें से और उनमें से प्लूरल प्रोनाउन कौन से हैं। स्टूडेंट्स एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, हमने अभी टेंसेस के जो हमारे लेक्चर गुजरे हैं उन सेशंस में भी मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन जब हम यूज़ करते हैं तो सब्जेक्ट बीइंग अ सब्जेक्ट जब हम उनको यूज़ करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम अपने वर्ब के साथ एस और एस का भी इजाफा करते हैं। ये मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जो भी रिसेंटली हमने करवाया उसको रिलेट कर रही हूँ आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पहले इसमें सिंगुलर में लिखे हुए हैं आई, यू, ही, शी। ओके स्टूडेंट, नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन प्रोनाउन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से हैं। पहले तो हम ये क्लियर कर लें कि सिंगुलर और प्लूरल को, सिंगुलर वो जो एक वाहिद को शो करेगा, वो प्रोनाउन सब्जेक्ट में आई, यू, ही, शी, इट। आई मैं, यू तुम, ही वो बॉय के लिए इस्तेमाल करेंगे, शी वो या ये लड़की के लिए, इट एक मतलब जो चीज़ें होती हैं उनके लिए। देन वी हम, दे वो ज़्यादा, यू तुम ज़्यादा। यानी यू मैंने उस दिन भी आपको बताया था स्टूडेंट कि यू एक एक्चुअली में सेकंड पर्सन होता है, ये सिंगुलर भी और प्लूरल भी एट अ टाइम, ये दोनों ही केसेस में सिंगुलर भी के तौर पे भी आप अगर सामने वाला आपका सुनने वाला एक है तो वो सिंगुलर है, अगर सुनने वाले ज़्यादा हैं तो वो यू प्लूरल है। तो ये एक सेकेंड पर्सन में, इसलिए यू के लिए हम दोनों ही जगहों पर इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इनके ऑब्जेक्ट केसेस यानी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है कि प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट में यानी जो पैसिव वॉइस के हवाले से अगर ये हम देखें तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मी, आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा मी, यू का यू, ही का हिम, शी हर, इट का इट। देन वी का जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो है अस, दे का देम, यू का यू। यानी ये इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केसेस हैं। सिंगुलर आई, यू, ही, शी, इट और प्लूरल वी, दे, यू है। इसके बाद इसको ज़्यादा और जो है उन्होंने अपने पेज नंबर 17 पर
यहाँ पर अगर आप देखें तो इधर उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं कि उनमें आपने इनको बताना है कि आपका जो है वो सब्जेक्ट है तो वो कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है। देन जो दो प्रोनाउन एक सेंटेंस में यूज़ किए गए हैं उनमें से उसका सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है और उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है। एक तो सिंगुलर और प्लूरल बताने हैं और दूसरा आपने, यहाँ पर मैं फिर भी आपके लिए एक एग्जाम्पल को रीड कर देती हूँ। दे सिलेक्टेड द वर्कर्स, हेयर ही सिलेक्टेड द वर्कर्स। और ये तो एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व है। इसके कंपैरिजन में उन्होंने नीचे 4 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हैं। ए है दे वांटेड टू हेल्प द विलेजर्स, दे। अब हमारा पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा प्रोनाउन है दे, अब वो दे प्लूरल है तो आप एक छोटे से एक एक्सरसाइज ये करें कि जैसा ये सेंटेंस लिखा हुआ है, दे वांटेड to help the villagers. So this one is our pronoun. When we identify our pronoun, so it will become easier कि अब हम बताएंगे ये हमारा कौन सा है, प्लूरल। तो ये आपका प्लूरल का मैंने पी लिख दिया। अब ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, सो दिस वन इज़ योर सब्जेक्ट, तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। इस तरह से आप ये पूरी एक्सरसाइज भी अपनी, अगर इफ़ यू वांट टू डू, तो एक टास्क समझ लें, एक असाइनमेंट समझ लें कि आप इसको अपनी बुक पर सॉल्व करें। इस तरह से आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसके बारे में। और व्हेन वी आर गोइंग टू डू आवर टेंसेस, तो फिर जैसे जैसे हम अपने करते जा रहे होंगे तो आपको ये भी समझ आता जा रहा होगा कि हमने सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ओके जी, लेट्स कम टू आवर MCQs अगेन। हम MCQs नंबर 8 पे थे। सिंगुलर प्रोनाउन इज, सिंगुलर प्रोनाउन अब आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो चुका होगा सिंगुलर प्रोनाउन कौन से हैं आपके। सो आई, वी, दे, यू, आई इज़ द राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, 8 MCQs मैंने आज के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किए हैं। इंशाल्लाह इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट ऑल MCQs and the summary as well. Take care. Allah Hafiz.